वेलकम टू स्टडी आई क्यू। आई एम अमित वरीदी किलोर। फॉर दी स्टार्टर्स मैं बता देना चाहता हूं कि वी आर ट्राइंग टू डू लक्ष्मीकांत इन 100 आवर्स। लक्ष्मीकांत के जो चैप्टर्स हैं वो बेसिकली यूनिट्स में बटे हुए हैं। पार्ट 1 के अंदर बेसिकली 11 चैप्टर है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बताने की कोशिश करते हैं। आज हम उस पार्ट 1 के यूनिट 1 के सबसे लास्ट चैप्टर यानी कि द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। लेक्चर नंबर 14 में हम बेसिकली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि लक्ष्मीकांत की जो यूनिट 2 है उस पर स्टार्ट कर देंगे। ये 100 घंटे में चलने वाली सीरीज आपकी इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की लक्ष्मीकांत के द्वारा पूरी की पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की नजर से आपकी सारी की सारी तैयारी कराएगी, जो कि आपकी दोनों प्रीलिम्स और मेंस में मदद करेगी। पहले 12 लेक्चर्स में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, सिटीजनशिप्स, यूनियन एंड टेरिटरीज, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड प्रीएम्बल सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज इसी सीरीज का जिसमें 100 लेक्चर्स होने हैं 13वां लेक्चर है जिसमें हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दी केशवनंद भारती केस के बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये टॉपिक है ये बहुत ही ट्रीमेंडसली सिंपल है। दिस टॉपिक इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर कभी भी नहीं लिखा गया है, परंतु संविधान में यह जरूर लिखा गया है कि जो जुडिशरी होती है, जो न्यायपालिका होती है, वो संविधान को इंटरप्रेट करने का काम करती है। और उन्होंने जब संविधान बन चुका था तो उसके 23, 24, 25 सालों के बाद एक ऐसी इंटरप्रिटेशन दी जिसके बाद से यानी कि 1973 में एक केस हुआ था केशवनंद भारती केस, उस दिन के बाद से पूरा का पूरा संविधान हमेशा इसी प्रिज्म से, इसी लेंस के द्वारा देखा जाता है और देखा गया है। और आने वाले काफी समय तक अनटिल एंड अनलेस इस जजमेंट को कोई चेंज ना कर दे, इसी प्रिज्म से, इसी लेंस से बेसिकली संविधान को देखा जाएगा। ये बात जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट इंटरप्रेटिव डॉक्ट्रीन है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी आप पढ़ेंगे या उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन को यूज करना पड़ेगा उसको पढ़ने के लिए। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाई बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन जुडिशरी को बनाना पड़ा, क्यों इसकी जरूरत है, क्या इसके रेमिफिकेशंस है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। अब शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले, हम बिल्कुल 1950 से लेके 1991 से लेके। आप जानते हैं कि हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था, बन के तैयार हो गया था 2 महीने पहले, और जो फाइनल उसकी कमेंसमेंट डेट है वो रिपब्लिक डे मानी जाती है 26 जनवरी 1950। जैसे ही संविधान बना कई सारे से सवाल उठ गए। संविधान में प्रीएम्बल उसका पार्ट होता है या नहीं होता है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, या फंडामेंटल राइट डीपीएसपी से इंपॉर्टेंट है या नहीं है, क्या जो पार्लियामेंट होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता। हम हर चैप्टर में इस प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। जैसे प्रीएम्बल के चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि इज प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। फिर कई सारे सुप्रीम कोर्ट के केसेस के द्वारा जो फाइनल जजमेंट निकलती है उसको पढ़ते हैं। उसी प्रकार से फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में जो सुप्रीमेसी की एक रेस थी, क्या फंडामेंटल राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वो इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में भी डिस्कशन हुआ। बेसिक डॉक्ट्रीन का जो इशू है, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रीन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका जो इशू है ये इस सवाल पर निकल कर आता है कि पार्लियामेंट के बाद कितनी पावर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। देखिए अब इशू क्या होता है, हमारे पार्लियामेंट ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाया तो उसके अंदर एक पार्ट 3 रखा जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स थे, राइट। फंडामेंटल राइट्स यानी कि आप सबके, भारत के हर नागरिक के मौलिक अधिकार। इंडीड कुछ ऐसे मौलिक अधिकार भी है जो कि नागरिक ना होने पर भी आपको मिलते हैं, ठीक है। अब स्लोली इमीडिएटली 1951 में ही एक केस आ गया जिस पर इस बात पर डिबेट उठ गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का प्रोसेस बताता है, क्या वो ये भी कह रहा है कि पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है। अब ये डिबेट पे आप समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी होगी। अब ये जो बात है, इस बात पर जो डिबेट है, इस बात के क्या रेमिफिकेशंस है। अगर पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाती है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है तो इसका मतलब जब मर्जी कोई भी फंडामेंटल राइट ऐड हो सकता है, जब मर्जी कोई भी डिलीट हो सकता है। तो किसी दिन अगर मेजॉरिटी चाहती है कि माइनॉरिटी राइट्स को हटा दिया जाए तो वो उसको हटा सकते हैं, अगर उनके पास वो पावर है। ऐसा इंटरप्रिटेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का दे दिया जाए।
अगर दूसरा इंटरप्रिटेशन दे दिया जाए कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया ही नहीं जा सकता, टच भी नहीं किया जा सकता, तो वो कंप्लीटली फिक्स हो जाएंगे, उसके अंदर कोई नया फंडामेंटल राइट्स ऐड नहीं किया जा सकता। अमेंडमेंट दोनों चीजों पे होता है, जो डिलीट करेगा उस चीज को भी अमेंडमेंट कहेंगे, जो एडिशन होगा उस चीज को भी अमेंडमेंट कहेंगे, और अगर लैंग्वेज चेंज हुई तो उस चीज को भी। तो अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी जुडिशरी ये कह देती है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एट ऑल, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई नया फंडामेंटल राइट्स भी ऐड नहीं होगा। जितने राइट्स 1950 में मिले थे उसके बाद अब कभी उसके अंदर बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। इस प्रकार का जो डिबेट है, ये डिबेट के चलते चलते फाइनली एक जो इनोवेशन जुडिशरी के द्वारा करी गई, उस इनोवेशन को कहा जाता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इसे कहते हैं। इसके क्या रिजल्ट है ये बात करते हैं। इस केस के अंदर आप इस आज जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में बस ये केसेस इन्वॉल्व है। देखिए इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताता हूं। 1951 में एक केस हुआ जिसका नाम है शंकरी प्रसाद केस। सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन लिया। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि आर्टिकल 368 पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसेस बताता है। हेंस इसका मतलब यह है कि वो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड करने का प्रोसेस बताता है। यानी कि 1952 में अगर आप होते तो आप किसी से भी बात करते हुए ये बोलते कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है कंप्लीटली, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, पूरा का पूरा अमेंड कर सकता है। इस चीज को 16 साल के बाद गोलकनाथ नाम के एक केस में, दूसरा केस हुआ गोलकनाथ केस, इसके अंदर 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था। गोलकनाथ केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने वाले केस को बदल दिया। उसमें उन्होंने कहा, ये इसके अंदर 11 जजेस बैठे हुए थे जो कि उस समय के सबसे अधिक जजेस का बेंच था। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल होते हैं, मतलब कि वो संविधान से भी ऊपर है, उन्हें किसी भी प्रकार से अमेंड नहीं किया जा सकता। यानी कि 1967 के बाद अगर देश में होते तो आप सबको क्लियर कट कहते कि फंडामेंटल राइट्स फिक्स है, जैसे लिखे गए हैं वैसे ही रहेंगे, इनको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता। अब लेकिन इस खींचातानी में यह भी बात याद रखिए कि शंकरी प्रसाद केस के बाद तो पार्लियामेंट खुश है, पार्लियामेंट को पूरी पावर मिल गई है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, तो वो कुछ नहीं करते। लेकिन गोलकनाथ केस के बाद पार्लियामेंट से पावर छीन ली गई कि अब वो फंडामेंटल राइट्स को बदल नहीं सकते। पार्लियामेंट को ये बात पसंद नहीं आई, तो पार्लियामेंट ने 24वां और 25वां अमेंडमेंट एक्ट किया 1971 में। उनका उद्देश्य यह था कि कुछ संविधान में इस प्रकार से लिख दिया जाए कि वो भाई जब मर्जी उनको बदल सकते हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। यही चीज दोबारा से 1973 में दोबारा से चैलेंज हुई केशवनंद भारती केस में। इस केस में आके सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी इंटरेस्टिंग सी इनोवेशन फॉरवर्ड कर दी, जिसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब यह था, इसका कोई स्पेसिफिकली ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, पर यह पावर जुडिशरी के पास है कि वो संविधान में लिखे हुए शब्दों को इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब भी कोई कंफ्यूजन आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आखिर इस लाइन का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते थे इस लाइन से, तो उस बात का जो इंटरप्रिटेशन है वो जुडिशरी के पास दिया गया है। उन्होंने इंटरप्रेट किया कि इंडियन पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ भी अमेंड कर दीजिए, आपकी श्रद्धा है, कोई रोक नहीं पाएगा आपको, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाउएवर यू कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये भी इन्होंने बस फीलिंग के बेसिस पर कहा। इन्होंने कहा कि संविधान को बनाने वाले लोगों ने इसके अंदर कुछ, जब इसको बनाएंगे तो इसके अंदर कुछ विजन रखी होगी, कुछ इसका बेसिक स्ट्रक्चर रखा होगा, और जिन लोगों ने संविधान बनाया है वो कभी नहीं चाहेंगे कि उस बेसिक स्ट्रक्चर को भी बदल दिया जाए। तो जो वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट अनलिमिटेड पावर्स होने के बावजूद भी नहीं बदल सकता, बाकी संविधान को कुछ भी बदल दीजिए। दिस इज नोन एज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। ये इस डिबेट से निकलकर आया है कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को कितना बदलने की शक्ति है। यही डिबेट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट का एक आंसर है। सुप्रीम कोर्ट का आंसर है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो डीपीएसपी हो, चाहे वो फंडामेंटल ड्यूटीज हो, सिटीजनशिप, यूनियन टेरिटरी, कोई भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जितनी भी चीजें बदल सकता है पार्लियामेंट, वो बदल सकता है। बस एक चीज नहीं बदलनी कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता।
यहां पर आप लोग एक सवाल फिर से पूछेंगे कि सर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। यही सवाल बेसिकली पार्लियामेंट का भी था सुप्रीम कोर्ट के साथ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या था। इस पर भी एक ब्रिलियंट इनोवेशन दी सुप्रीम कोर्ट ने, बोला कि ये जजमेंट हम केस बाय केस देंगे, हर केस पे, आने वाले केस पे हम डिस्कस करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। जब भी आप कोई अमेंडमेंट कर दोगे देन वी विल डिस्कस कि वेदर यू चेंज दी बेसिक स्ट्रक्चर और नॉट। अगर नहीं किया है तो आपकी अमेंडमेंट वैलिड है, अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर बदल दिया तो आपकी अमेंडमेंट नॉन वैलिड हो जाएगी। इसी बात को बदलने के लिए ये केशवनंद भारती केस ने बेसिकली अगर देखा जाए तो अगेन पार्लियामेंट से पावर को दूर रख लिया। क्यों पार्लियामेंट से पावर को दूर रख लिया? क्योंकि वो जो भी चीज अमेंड करेंगे हमेशा सुप्रीम कोर्ट इस बात पर जजमेंट देगी कि ये अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर के अलाइंड है या नहीं है। उन्होंने, पार्लियामेंट ने 42वां अमेंडमेंट एक्ट लाके इस बात को बदलने की कोशिश की। उन्होंने 42वें अमेंडमेंट एक्ट काफी लंबा था, लेकिन उसमें एक पॉइंट था आर्टिकल 368 के अंदर, उन्होंने ये ऐड कर दिया कि जो मर्जी अमेंड कर देंगे वो और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तब जाकर मिनर्वा मिल केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने इसी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का यूज कर पार्लियामेंट को कहा कि ये जो 42nd अमेंडमेंट में आपने बदलाव किए हैं आर्टिकल 368 में, ये वॉइड हैं, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इससे आप जुडिशियल रिव्यू को लेने की कोशिश कर रहे हो। दिस इज इट, यही है बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी कहानी। इससे अधिक आपको पढ़ना भी नहीं है। याद रखिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया भी नहीं गया है, ये बेसिकली सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट पर लड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जो लॉज होते हैं वो बेसिकली पूरे के पूरे देश पर वैलिड होते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है वो कानून होता है और पूरे देश पर अप्लाई हो जाता है। इसीलिए, क्योंकि इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रेमिफिकेशन और कॉन्सिक्वेंसेज हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए, हेंस हमें ये पढ़ना पड़ता है इवन व्हेन वी आर डूइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट से करते हैं बिल्कुल थोड़ा सा एक एक पल की एक्स्ट्रा डिटेल में। सुप्रीम कोर्ट की इनिशियल पोजीशन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में बात करते थे वो, तो उन्होंने कहा कि नो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज अनअमेंडेबल एंड पार्लियामेंट माइट बाय पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट एंड द आर्टिकल 368 इटसेल्फ। तो जब स्टार्ट में पार्लियामेंट जब बनकर स्टार्ट होता है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर स्टार्ट होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट था। दे थॉट कि भाई पार्लियामेंट ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस दिया हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूशन के ही अंदर दिया गया है, तो वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही दिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसमें से एक स्पेसिफिक पार्ट को डिक्लाइन कर दिया जाएगा। हेंस दैट मींस कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो आर्टिकल 368 जो खुद अमेंडमेंट का प्रोसेस बताता है, चाहे वो आर्टिकल हो, सब कुछ अमेंड किया जा सकता है। ये उनका था। शंकरी प्रसाद सिंह देओ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया अनएनानिमसली, 5 जजेस का क्या नाम है बेंच था, और उन्होंने क्लियर कट बोला आर्टिकल 368 आर परफेक्टली जनरल एंड एम्पावर पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी एक्सेप्शन व्हाटएवर। ठीक है, इसको रिपीट करें, जब फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये जो सवाल है आया सुप्रीम कोर्ट के सामने शंकरी प्रसाद केस के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट विच कर्टेल्ड द राइट टू प्रॉपर्टी वाज चैलेंज। तो सवाल अगर हम डिटेल में देखें तो बेसिकली क्या हुआ कि राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को चैलेंज किया गया और वो केस बन गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जो शंकरी प्रसाद था उनका कहना था कि फंडामेंटल राइट्स को कैसे ले रहे हो, राइट टू प्रॉपर्टी तो फंडामेंटल राइट है, तो पार्लियामेंट मेरा राइट टू प्रॉपर्टी कैसे ले सकता है। ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले आया गया फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में क्या किया, 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया, 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल के अंदर वो कानून डाल दिए गए जिनको बेसिकली चैलेंज नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस कि ये बेसिकली फंडामेंटल राइट के ऊपर हनन कर रहे हैं। इस चीज के ऊपर केस हो गया कि भाई ऐसे तो पार्लियामेंट हमारे सारे फंडामेंटल राइट ले लेगा। तब शंकरी प्रसाद, तब सुप्रीम, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बात बोली कि देखिए आर्टिकल 368 पावर देता है अमेंडमेंट की, ये पावर ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट्स पर भी लगेगी, सब पे लगेगी, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं है। द वर्ड लॉ इन आर्टिकल 13 इंक्लूड्स ओनली ऑर्डिनरी लॉज एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। ठीक है, आर्टिकल 13 के अंदर ये लिखा हुआ है, हमने पहले भी पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 के अंदर, कि फंडामेंटल आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी देश के अंदर ऐसा कानून हो जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, वो वॉइड हो जाएगा। ये बात हम सिंपल समझते हैं, राइट। आपका कोई भी ऐसा देश के अंदर कानून नहीं बनाया जा सकता जिससे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो जाए।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट दैट लॉ, वो ऑर्डिनरी लॉ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर फंडामेंटल राइट्स को हनन करता है या किसी प्रकार से उनके अंदर रोक करता है या बदलता है, तो वो उसको आर्टिकल 13 के अंदर वॉइड नहीं मानेंगे, because constitution has the power to amend the everything else. Parliament can abridge or take away any of the fundamental rights by enacting a constitutional amendment act, and as such a law will not be void under article 30. शांति मिल गई पार्लियामेंट को, क्लियर एकदम कि अब तो चिल है। आर्टिकल 368 के अंदर जब श्रद्धा होगी हम किसी भी चीज को बदल देंगे, nobody can stop us। 16 साल के बाद जीवन में फिर से बड़ा मेजर बदलाव आया, जिसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट केस जिसको कहा जाता है गोलकनाथ केस। ये गोलकनाथ केस भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है भारत की आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने जो पुराना डिसीजन था इसको बदल दिया इस केस के अंदर। उस समय तक आज तक 11 जजेस का कोई बेंच नहीं बैठा था। ये इस बात पर सवाल उठाए कि वेदर एनी पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी रिवोक्ड और लिमिटेड बाय द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक उससे पहले ना ये सोचा नहीं गया था कि पार्लियामेंट को अब अगर हमने पावर दे दी है तो क्या वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं। लॉजिकली देखा जाए, टेक्निकली देखा जाए, 1967 से पहले अगर पार्लियामेंट का मन करता बाई चांस से तो वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को हटा सकता था। चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच हटा दे, चाहे राइट टू लाइफ, नोबडी कुड हैव स्टॉप्ड देम। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ था कि भाई नहीं हटा सकते। 1967 में सुप्रीम कोर्ट रियलाइज कि ये इतनी अधिक पावर किसी के हाथ में देना बिल्कुल सही नहीं है, कभी भी कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया अपना पुराने वाला। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 17th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कुछ स्टेट एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था। ठीक है, स्टेट ने बनाए थे और उनको उठा के डाल दिया 9th शेड्यूल में। फिर दोबारा से फंडामेंटल राइट्स का इशू बैठ गया। तब ये उठाते ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट देन अगेन रिफ्रेम कर देते हैं पुराने वाली जजमेंट को कि अगर फंडामेंटल राइट्स को बदलने का अधिकार देना ही था तो फिर लिखे ही क्यों थे। फंडामेंटल राइट्स का कोई बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि स्टेट से बचाने के लिए, राइट। ये तो सिंपल है, स्टेट पर रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं फंडामेंटल राइट्स। और अगर स्टेट पर ही रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं तो फिर स्टेट को पावर कैसे दे रहे हैं उसको, क्योंकि स्टेट तो रिस्ट्रिक्शन हटा देगा किसी दिन मन करेगा तो। इसका मतलब यह हुआ कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली में ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, ये शब्द यूज किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, बेंच के द्वारा। इसका मतलब कि भाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अब लॉजिक आप खुद भी सोचिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना, दे आर नेगेटिव इन नेचर। नेगेटिव इन द नेचर कि स्टेट क्या क्या नहीं कर सकती है। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, स्टेट एक्सप्लॉइट नहीं कर सकती है, स्टेट को माइनॉरिटी राइट्स देने पड़ते हैं, यानी स्टेट की पावर के ऊपर लिमिटेशंस हैं। ऐसी चीज जो कि स्टेट के ऊपर लिमिटेशन है, उसका आप अधिकार स्टेट को ही कैसे दे दोगे। यानी कि दूध को अगर बचाना है तो इसकी रखवाली के लिए बिल्ली को कैसे रखा जाए। ये बात इनको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बोला कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं ट्रांसेंडेंटल, यानी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हैं, इम्यूटेबल, यानी कि इनके अंदर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज ऑल्सो अ लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। इन्होंने उल्टा कर दिया, पुराने वाले जजेस ने जो कहा था उसका बिल्कुल उल्टा कह दिया इन्होंने कि भाई लॉ है ना कॉन्स्टिट्यूशन भी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब जो भी बनेगा उसको लॉ कहोगे, अलग से कोई बाहर चीज तो रखी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के। हेंस इट वुड बी वॉइड फॉर वायलेटिंग एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो इन्होंने जो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है उसको आर्टिकल 13 के अंदर लॉ मान लिया गया। अगर अभी भी कंफ्यूजन हो रही है तो मैं फिर से एक बार बात बता देता हूं आपको कि डिबेट किस बात पर चल रहा है। डिबेट दो आर्टिकल्स पर चल रहा है, आर्टिकल 13 पर और आर्टिकल 368 के ऊपर। आर्टिकल 368 करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि संविधान के अंदर संशोधन करने का प्रोसेस बताता है। और आर्टिकल 13 के अंदर एक लाइन लिखी गई थी कि पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, अगर भारत की धरती का कोई भी ऐसा कानून है जो इस पार्ट 3 के अगेंस्ट जाता है तो वो कानून वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इस बात पर डिबेट है। इस बात पर डिबेट हुआ शंकरी प्रसाद में। तो शंकरी प्रसाद ने यह बोला, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 368 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसका यह मतलब नहीं है कि आर्टिकल 13 में जो लॉ लिखा गया है वो सेम चीज है, वो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो इसका मतलब आर्टिकल 368 से फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकते हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, वो आर्टिकल 13 उस पर अप्लाई होगा ही नहीं। गोलकनाथ केस में दे
चेंज्ड इट, उन्होंने रिवर्स कर दिया। बोलते हैं कि आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ लिखा हुआ है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी होता है। दोनों चीज है लॉ भाई, अलग चीज तो नहीं रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी हमारे ही देश का कानून है, राइट, एक स्पेशल टाइप है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ, ओनली इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये संविधान को बदलती है, संविधान के अंदर संशोधन करती है, तो क्यों इसको अलग करे, तो ये सेम होना चाहिए। ये हो गया फाइनल डिसीजन, पार्लियामेंट के हाथों से चली गई पावर। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी के हाथ से कोई पावर चली जाए। तो पार्लियामेंट क्या करता है, पार्लियामेंट दो वो लेकर आता है एक्ट। सबसे पहले पार्लियामेंट रिएक्टेड टू गोलकनाथ केस बाय इनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24वें अमेंडमेंट में वो क्या करते हैं, इन्हीं आर्टिकल जिनके ऊपर डिबेट चल रहा था, आर्टिकल 13 और 368, दोनों को अमेंड कर देते हैं। अमेंड तो कर ही सकते हैं वो। Amended Article 13 and 368. It declared that the Parliament has the power to abridge or take away any fundamental rights under Article 368, and such an act will not be law under the meaning of Article 13. आर्टिकल 13 के अंदर ये एक ऐड कर देते हैं, प्रोविजन ऐड कर देते हैं, वहां पर जाकर लिख देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज ए लॉ। जिस बात पर पिछले 20 सालों से 1971 मतलब 1950 से 1971 तक इस बात पर डिबेट चल रहा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ होता है या नहीं होता है आर्टिकल 13 के तहत, उस चीज को क्लियर लिख जाती है, उनको लिख ही देते हैं जाके कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड अ लॉ एज पर द आर्टिकल 13। यानी कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स अब अमेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, ये 24वें अमेंडमेंट एक्ट के बाद, पर ये चैलेंज होता है। फाइनली इस बात को भी चैलेंज कर दिया जाता है 24th अमेंडमेंट एक्ट को, कि भाई ये क्या कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अब अपनी गोलकनाथ वाली जजमेंट को भी रिवर्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ वाली जजमेंट ये कह रही है ना कि फंडामेंटल राइट को टच ही नहीं कर सकते, ये ट्रांसेंडेंटल है और इम्यूटेबल है, राइट, उसको भी रिवर्स कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट केस है बेसिकली, दिस इज यही डिस्कशन करने के लिए आज मैं और आप यहां पर सामने आए हैं। इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द 24th अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि जो ये एक्ट है, चलो मान लिया ये सही है, आपने जो एडिशन किए हैं उसमें गलती नहीं है, वो सही है, कोई समस्या नहीं है। आपने आर्टिकल 13 में लिख दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट अ लॉ एज पर आर्टिकल 13, मान लिया हमने, आपकी बात सही है, कोई चिंता की बात नहीं है। पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, मान लिया, आपकी बात सही है, पार्लियामेंट के पास पूरी की पूरी शक्ति है किसी भी फंडामेंटल राइट को बदलने की, अब्रिज करने की, एक्सटेंड करने की, एडिशन करने की, ये शक्ति है पूरी की पूरी। ये अच्छा था, ये अभी सोचिए, आप इसको सोचिए, अच्छा था। क्यों? क्योंकि अगर हम गोलकनाथ केस के ऊपर ही रहते तो इसका मतलब कोई नया भी ऐड नहीं होता। तो जो राइट टू एजुकेशन हमने फंडामेंटल राइट बना दिया आर्टिकल 21A में, वो कभी भी नहीं बना सकते थे। मोर इंपॉर्टेंटली, जो आर्टिकल 21 के अंदर इंप्लिसिट राइट्स निकलते हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ प्रेस हमारी इंप्लिसिट राइट है आर्टिकल 19 के अंदर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर, तब जजमेंट जो जुडिशरी होती थी वो ये भी कह सकती थी कि अगर फंडामेंटल राइट इम्यूटेबल है तो इसका मतलब वही है ना जो लिखा हुआ है, उसके अलावा तो उसके अंदर से कुछ भी नहीं निकाल सकते। इम्यूटेबल का मतलब उसको बदला नहीं जा सकता। सो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली अच्छी बात है। तो वो बोलते हैं कि पार्लियामेंट कर लेगा, बट देन उसके बाद इंडियन जुडिशरी कम्स अप विद अ ब्रिलियंट इनोवेशन। क्या कहते हैं? ये कहते हैं, जो कि पहले भी हमारे 1964-65 में कई सीनियर जजेस के दिमाग में ये आइडिया आ चुका था, ठीक है। कहते हैं कि दे लेड डाउन अ न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और या बेसिक फीचर, आप कुछ भी कह सकते हैं इसको। उन्होंने बेसिकली ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ फीचर है, बेसिक फीचर, इनको नहीं बदला जा सकता। इट इज समथिंग लाइक कि अगर आप अपने किसी दोस्त से 10 साल के बाद मिलते हैं, 10 साल के बाद, बिल्कुल 10 साल का गैप है, देन यू टॉक टू हिम फॉर अ आवर, और लेट्स से कि कुछ घंटों के लिए आप बात करते हैं, आपको कुछ आइडेंटिफाई हो जाता है जो आपको पहले भी दिखता था कि तुम बदले नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं बदले। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि यार तुम बिल्कुल बदल गए, पहले तो तुम बिल्कुल दूसरे प्रकार के हुआ करते थे। तो जो ये बिल्कुल नहीं बदला, यानी कि इसके जो बेसिक फीचर्स थे, इसके बेसिक एलिमेंट्स थे, कुछ इंटरनल एलिमेंट्स, वो आपसे पूछा जाएगा तो आप, ऐसा नहीं है कि आप उसको आर्टिकुलेट कर पाएंगे एकदम इमीडिएटली, बट यस, आपको दिख जाता है, एकदम एहसास हो जाता है कि जो आदमी है वो वैसा ही है, जितना भी जिस प्रकार का वो आदमी था वो वैसा ही है। सेम कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लगा दिया कि बेसिक फीचर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। Constituent power of Parliament under Article 368 does not enable it to alter the basic structure of the Constitution.
तो जो पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंडमेंट की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो सारी है, कंप्लीट है, जितना भी चीज को अमेंड करना चाहो कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अंदर का ढांचा है, जो सबसे बेसिक मौलिक ढांचा है, फंडामेंटल है, एलिमेंट्री है, उसको नहीं बदल सकते। दिस मीन्स पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने अब हर चीज को डिवाइड कर दिया, यानी कि डीपीएसपी को अमेंड कर सकते हो, लेकिन ऐसे डीपीएसपी को अमेंड नहीं कर सकते जो कि फंडामेंटल फीचर है या बेसिक फीचर है। सारी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, लेकिन ऐसी वाली फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकते जो कि बेसिक फीचर है। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी अगर सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को अमेंड कर सकते हो, परंतु अगर कोई ड्यूटी फंडामेंटल फीचर हुई उसको नहीं कर सकते। इसके बाद ओवर दैट पीरियड ये जो जजमेंट थी केशव नंद भारती केस की 24 अप्रैल 1973 को आई थी, उस दिन के बाद से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसको हमेशा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट ही जजमेंट दी जाती है, उससे पहले वालों को नहीं। अगर उससे पहले वाला कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि कॉमन लॉ जो लॉ होता है वो उसी दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से जजमेंट। 24 अप्रैल 1973 से पहले बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उससे पहले अगर कोई इलीगल या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट कानून जाता था तो वो जा सकता है, उसको अब वैसे रेट्रोस्पेक्ट में हम नहीं बदल सकते हैं। हाँ, इसके बाद अगर कोई भी हो तो अब इसको नहीं बदला जा सकता। पार्लियामेंट ने दे दिया, लेकिन अभी भाई जुडिशरी ने इतना ब्रिलियंट इनोवेशन दिया तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि पार्लियामेंट चुप बैठ जाएगा। पार्लियामेंट ने फिर बदलने की कोशिश की, पार्लियामेंट के हाथ में आया 42nd अमेंडमेंट। इन्होंने दोबारा से जाके आर्टिकल 24वें अमेंडमेंट में भी आर्टिकल 368 को अमेंड किया है, 42वें में फिर दोबारा से किया। द एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 एंड डिक्लेयर्ड that there is no limitation on the constituent power of parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground including that of contravention। हमारे देश की जो सबसे हाईएस्ट टोटलिटेरियनिज्म की जो प्रोक्लिविटी थी वो 42वीं अमेंडमेंट में बाहर निकल कर आती है। पार्लियामेंट लिख देता है क्लियर कट कि कोई भी अमेंडमेंट संविधान में कर दिया जाए वो कोई कोर्ट क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। नो कोर्ट कैन इवन क्वेश्चन इट इन एनी कोर्ट। कोई मतलब अगर ये पास हो जाता, 42nd अमेंडमेंट पास हो जाता, तो समझ लीजिए कि संविधान को जैसे मर्जी बदला जा सकता है। ठीक है, जैसे मर्जी, जो मर्जी उसको जो मर्जी, क्योंकि कोई भी अमेंडमेंट होती उसको कोर्ट में कभी क्वेश्चन ही नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने जाके संविधान में लिख दी। परंतु दोबारा से केशव नंद भारती केस जो था, जो कि पहले पास हो चुका था, अब जुडिशरी जब भी इंटरप्रेट करती किसी भी चीज को तो उसी डॉक्ट्रिन के, बेसिक डॉक्ट्रिन के लेंस से, प्रिज्म से करती। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस आया, मिनर्वा मिल केस, तो उन्होंने इसी प्रोविजन को इनवैलिडेट कर दिया। कौन से? इस वाले को, कि नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। इस चीज को इनवैलिडेट कि ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। वाई दिस इज रॉन्ग? क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत के संविधान का, और जुडिशियल रिव्यू को पार्लियामेंट किसी भी अमेंडमेंट के द्वारा नहीं ले सकता, क्योंकि उस प्रोविजन से जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड हो रहा था, विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस इसी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को अप्लाई करके द कोर्ट हेल्ड दैट Constitution has conferred a limited amending power on the parliament. Parliament cannot, under any exercise of that limited power, enlarge that very power into absolute. कि आर्टिकल 368 ने आपको लिमिटेड पावर दी है, उसी पावर को यूज करके आप उसको अनलिमिटेड नहीं कर सकते। एक लॉजिकल वाली बात है। अगर आपको पावर, आपको परमिशन मिल गई है कि छत के ऊपर पार्टी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कहा गया है कि आप पार्टी कर लीजिए घर पर छत के ऊपर, इसका यह मतलब नहीं है कि अब आपको इसी पावर को यूज करके बेसिकली आप पूरे के पूरे घर के सारे कमरों के अंदर पार्टी कर सकते हैं। नॉट अलाउड, राइट? जो पावर मिली है उसका उसकी एक पर्टिकुलर लिमिटेशंस भी दी गई है आपको। तो इसी प्रकार से संविधान के अंदर भी आर्टिकल 368 ने पार्लियामेंट को पावर दी है अमेंडमेंट की। हाउएवर दोज आर लिमिटेड बाय द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है जुडिशियल रिव्यू। एक लिमिटेड अमेंडिंग पावर इटसेल्फ इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दीज लिमिटेशंस कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब है पार्लियामेंट कैन नॉट अंडर आर्टिकल 368 एक्सपेंड इट्स अमेंडिंग पावर सो एज टू एक्वायर। तो यानी कि दो, इस स्लाइड के अंदर दो बेसिक फीचर के स्ट्रक्चर है।
दो बेसिक फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या? जुडिशियल रिव्यू और आर्टिकल 368 के अंदर जो लिमिटेड पावर है। यानी कि अब क्योंकि जजमेंट के द्वारा ये बात बोली जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट के कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है वो कोर्ट से नहीं ली जा सकती। दूसरा, आर्टिकल 368 के अंदर लिमिटेड पावर है, उसको अनलिमिटेड नहीं कर सकता पार्लियामेंट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगेन ये भी जुडिशियल रिव्यू पे लिया गया। ओवर द पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग केसेस के द्वारा काफी सारे इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बार बार रीअफर्म किया है। एंड बेसिक स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको अलग अलग केसेस के द्वारा डिफाइन भी किया गया है। वमन राव केस था सुप्रीम कोर्ट के पास, दोबारा से उन्होंने इसी बात को, स्ट्रक्चर को एडहियर किया। दे क्लैरिफाइड इट विल अप्लाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर अप्रैल 1973, अप्रैल 24 1973 के बाद की ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर बेसिक डॉक्ट्रिन लगेगा, उससे पहले के ऊपर नहीं लग सकता है। तो पहली 23 वैसे अगर बाई चांस से बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाती हैं तो उनको इनवैलिड या वॉइड नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट पोजीशन अगर हम बात करें, क्लियर कट आज के बारे में बात करें, तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहली बात तो कोई लिमिटेशन नहीं है, चाहे वो प्रीएम्बल हो चाहे वो कोई भी पार्ट हो, सबको अमेंड किया जा सकता है, इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट और डीपीएसपीज, बट विदाउट अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। बस इसको मत अफेक्ट करो। हाउएवर, more importantly, the Supreme Court is yet to define or clarify as to what constitutes the basic structure of constitution. कोई ट्रिक नहीं है। अगेन आप सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट डन इट फॉर अ ट्रिक। ये वही सवाल है जैसे कि अगर आप किसी दोस्त से 10 साल बाद मिलते हैं और आप उसको देख के कहें कि तुम बिल्कुल बदले नहीं हो, वैसे ही हो यार तुम जैसे 10 साल पहले थे, और आपसे पूछा जाए कि क्या सेम है, तो वो बताना बड़ा डिफिकल्ट होता है। बट अगर बहुत ज्यादा डिस्कशन की जाए तो फिर आप धीरे धीरे बात कर लोगे कि यार इसी प्रकार से वो खुश रहता था, ऐसे ही जोक्स मारता था, या फिर कहीं ना कहीं पर मुझे एहसास हो रहा है। एहसास तो जरूरत आने पर आप बता दोगे, परंतु इमीडिएटली अगर आपसे पूछा जाएगा तो मे बी वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं डिफाइन कर पाओगे। वेरियस जजमेंट्स द फॉलोइंग एमर्ज्ड एज द बेसिक फीचर्स। अलग अलग जजमेंट में बता दिया जाता है कुछ कुछ, जैसे कि ये सारे के सारे जो हैं, ऑल ऑफ दिस ऑन योर स्क्रीन आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात इनको अमेंडमेंट के द्वारा भी नहीं बदला जा सकता। देयर आर मोर, अभी मैंने सिर्फ आपके लिए 11 लिखे हैं, आप बुक में से एक बार रीड कर लीजिए, लिस्ट है आराम से 20 से 25 टॉपिक्स की, 20 से 25 जो बेसिक फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, ये और भी आ सकते हैं और भी बढ़ाए जा सकते हैं आने वाली फ्यूचर्स जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कम नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट अगर किसी एक चीज को बेसिक फीचर डिफाइन कर देती है तो उसको कम करने का एक ही तरीका है कि जिस बेंच ने डिफाइन किया था उससे एक बड़ा बेंच उसको, उस जजमेंट को चेंज कर दे। तो देखिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हटा नहीं सकते हो किसी भी प्रकार से। सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से भी नहीं बदलेगा। सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट चेंज इवन दो द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट। 42वीं अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलर बिल्कुल स्टार्टिंग से था, बिगिनिंग से था, सिर्फ नाम, सिर्फ वर्ड मेंशन ना करने की वजह से उसको हटाया नहीं जा सकता है। नाउ इट इज द बेसिक फीचर। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, फेडरल कैरेक्टर, यूनिटी, वेलफेयर स्टेटस, जुडिशियल रिव्यू, ये तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स इट हैज बीन repeated that the judicial review is basically a fundamental and the basic feature of Indian constitution. Freedom and dignity of the individual, parliamentary system, the rule of law, all these things are the basic structure of Indian constitution. यही डिबेट है। अच्छा देखिए, एक बात समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। जो केशवनंद भारती का जो केस था उसमें जो बेंच था, सुप्रीम कोर्ट का बेंच, टोटल 13 जजेस बैठे थे। 13 जजेस उस केस की सुनवाई कर रहे थे, ठीक है। आज तक का सबसे बड़ा बेंच था उस समय तक का, उससे बड़ा नहीं बैठा है कभी। 7 लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को सपोर्ट किया और 6 लोगों ने इसके अगेंस्ट थे।
वो मानते नहीं थे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन था, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि 7 अब मेजॉरिटी जो जजमेंट होती है वही मानी जाती है, उसके बावजूद भी बेसिक 7 लोगों ने सपोर्ट कर दिया था बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को। हेंस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अब देश का कानून बन चुका है, इज द लैंड ऑफ द लॉ। अब इसको बदलने का एक ही तरीका है कि किसी दिन फिर से इतना मेजर सवाल उठे कि दोबारा से इसकी जजमेंट, इसको रिव्यू करने के लिए केस बैठे, और जो नया बेंच बैठे उसमें 13 नहीं 15 लोग हो, मिनिमम 15 लोगों को फिर दोबारा से बैठना पड़ेगा, क्योंकि जो पुराना बेंच था 13, उसको अगर हम केस को बदलते हैं या उसके डिसीजन को पलटते हैं तो एक्स्ट्रा जजेस लगते हैं, ठीक है। 13 लोग मिलकर नहीं कर सकते हैं, 15 को ही बैठना पड़ेगा। देन अब वो उसको किसी भी प्रकार से, चाहे उसमें 11-4 से डिसीजन दे, चाहे 8-7 से डिसीजन दे, किसी भी प्रकार से उसको डिसीजन दे सकते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के बारे में ध्यान रखिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, इट्स जुडिशियल जजमेंट, इट इज द लॉ ऑफ द लैंड। इट कैन ओन, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है तो वैसे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी चेंज हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए प्रोसेस आर्टिकल 368 में लिखा गया है, और जब उसको चेंज करते हैं तो उसको संविधान में संशोधन कहा जाता है। एक कानून बनता है जिसको संविधान संशोधन कानून कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होती है वो भी देश का कानून होता है, और उसको जो बदलने का जो तरीका है वो ये सिर्फ ये तरीका है कि जिस बेंच ने डिसीजन लिया उससे एक बड़ा बेंच दोबारा से आकर उस डिसीजन को बदल सकता है। आज तक पिछले 50 सालों में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, आने में भी अभी भी कोई संभावना नहीं है, एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर। सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन विल स्टे, और इट हैज बीन सक्सेसफुली applied. It has saved from the totalitarian proclivities, या बेसिकली जब भी देश की डेमोक्रेसी पे, लोकतंत्र पर कोई खतरा आया है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन काफी सक्सेसफुली, जो एसेंस था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, हैज बीन एबल टू सेव इट। इट ऑल्सो गिव्स जुडिशरी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर। जो लेजिस्लेशन होता है, जो लेजिस्लेटिव होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो बेसिकली कभी भी गलत तंत्रों के हाथ में जाने की संभावना रखता है, क्योंकि वो वोट के ऊपर चलता है, और वोट कई बार इरेशनल भी हो सकती हैं, कई बार धर्म के नाम पर हो सकती हैं, कई बार जाति के नाम पर हो सकती हैं। तो जुडिशरी के पास एक इंपॉर्टेंट पावर होती है, रखी हुई है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन के तहत पे, कि कोई भी जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्रास्टिक बदलाव आए, जो कि पूरे समाज को एक सेकंड में बदलने की कोशिश करे, तो वो उसको एनालाइज कर सकती है फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डॉक्ट्रिन, ताकि अब ये बदले। दिस इज इट। इससे ज्यादा ये कॉन्सेप्ट बेसिकली हम 10 मिनट में भी कर सकते थे, 15 मिनट में भी, परंतु बेहतरीन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। आपको समझना जरूरी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कैसे फंक्शन करता है, एंड व्हाई दिस वर्ड बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इस डॉक्ट्रिन बेसिक स्ट्रक्चर, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है। केशव नंद भारती केस को याद रखिएगा। अगेन पेज आप जैसे ही इस चैप्टर को खोले तो ऊपर सबसे पहले सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट केस हैं, शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, 24th अमेंडमेंट एक्ट, केशव नंद भारती केस, 42nd अमेंडमेंट, मिनर्वा मिल केस, वामन राव केस, ये सारे के सारे आप सामने ही लिख दें ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ये यूनिट 1 खत्म करता है पूरे के पूरे हमारे लक्ष्मीकांत की। वी विल स्टार्ट विद द यूनिट 2। यूनिट 2 बेसिकली सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बताती है। याद रखिए कि अब हमें डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के ऊपर फोकस नहीं करना है, जो कि यूनिट 1 में पहले करना होता था, क्योंकि वहां पे सारे के सारे जो जब पढ़ाई होती है तो एक एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को उठाकर पढ़ना पड़ता है। अब हम जनरल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 14 के अंदर होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमने क्यों चुनी है, इसके क्या फीचर होते हैं, एंड देन वी विल मूव अहेड। मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा इस सीरीज के, यू विल गेट द वर्थ ऑफ इट। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कर रहे हो, दिस सीरीज विल बी अ गोल्ड माइन फॉर यू। यू नीड द पीडीएफ्स, तो ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको पीडीएफ मिल सकता है। यू गेट डाउट्स regarding the questions or the any discussion in these lectures anytime, कभी भी किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप मुझे ज्वाइन करके या जो भी पोक करते हैं और करके पूछ सकते हैं। However, if you do like the video, तो आपको 2 काम करने हैं। You have to share this to make it sustainable. You need to share these videos to your friends, and if you like it, you need to comment below this video. I'll see you in the lecture number 14 discussing the parliamentary democracy. Have a nice day.